अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आपके बीच साइंस टेक और जनरल साइंस यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और सामान्य अध्ययन, इन दो विषयों के साथ जुड़ता हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा। और यूपीएससी की हम लोग मिलके तैयारी करते हैं। जैसा कि आपको अब सामान्य विज्ञान से संबंधित वीडियो मिलनी शुरू हो गई हैं और आप उन्हें देख भी रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वो वीडियोस आपको उतना ही सामान्य विज्ञान पढ़ने के लिए बाध्य करेंगी जितने की आपको आवश्यकता है। पूरा का पूरा मॉड्यूल एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, 6 से 12 की एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ विगत वर्षों के प्रश्नों की एनालिसिस के बाद बनाया गया है। तो उसमें कुछ कम नहीं किया जा सकता। वो आपका मिनिमम क्रेडिबल रिक्वायरमेंट है। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस जैसे भारत का है, उसी तरह से उतना विज्ञान आपको जानना चाहिए। प्रयास मेरा ये रहेगा कि मैं उसे सरलतम शब्दों में आपके सामने व्यक्त करूं। फिलहाल ये जो आज की कक्षा अभी जो ये चल रही है, ये साइंस टेक की कक्षा है और साइंस टेक में हम लोग स्पेस रिसर्च पढ़ रहे थे और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक चल रहा है बच्चों इस समय। रिमोट सेंसिंग को हमने देखा पिछली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो रिमोट सेंसिंग हम लोगों ने कवर कर लिया था। अगला जो मेजर टॉपिक है बच्चों, जिसको आपको जानना चाहिए, और यस, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपको गर्व का अनुभव होना चाहिए, वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वैश्विक अवस्थापन। तो आइए जरा, वैश्विक अवस्थापन है क्या, कितने तरह के होते हैं, कैसे करते हैं, विश्व में वैश्विक अवस्थापन की स्थिति क्या है, और भारत में वैश्विक अवस्थापन की क्या स्थिति है, उसके पीछे की दिलचस्प कहानी भी आपको जाननी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से। तो बच्चों, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, हिंदी है इसकी वैश्विक अवस्थापन प्रणाली। वैश्विक अवस्थापन प्रणाली, ठीक है बच्चों। किसी वस्तु अथवा किसी स्थान को सही उसकी अभिष्ट लोकेशन बता देना, उसकी स्थिति बता देना, पोजीशनिंग कहलाती है। लेमन लैंग्वेज में, किताब की भाषा छोड़ दीजिए, जानने के लिए आप जाने, जो उसका इसेंस है उसको समझें। तो किताब में तो परिभाषाएं लिखी गई हैं, इंटेलेक्चुअल्स के दिमाग से निकली हुई वो शब्द हैं, तो उन शब्दों का इसेंस क्या है आप उसका सार समझें, वही बेहतर है। किसी भी वस्तु या स्थान के अभिष्ट जो उसकी लोकेशन है, बिल्कुल क्लियर कट लोकेशन, उसको अगर आप बता देते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, और वह भी समयबद्धता के साथ, रियल टाइम स्टेट में, तो उस विधा को ग्लोबल पोजीशनिंग कहते हैं। तो 3-4 चीजें मैंने बताई। किसी वस्तु अथवा स्थान की स्थिति, लोकेशन बतानी है आपको, और वह भी समयबद्धता के साथ। समयबद्धता के साथ। और एक चीज और है, जमाना बदल गया है, एडवांस हो गए हम लोग, तो हमें 2D में नहीं, हमें 3D में बताइए। 3D इमेज, यानी वस्तु स्थान की स्थिति को समयबद्धता के साथ बताना है, वो भी 3D। कैसे करते हैं? इस विधा को कहते हैं हम वैश्विक अवस्थापन। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? ठीक। अब कोई वस्तु है या कोई जगह है, वस्तु या स्थान, अब इसकी स्थिति बताने के लिए सबसे पहले
आपको पता होना चाहिए इसका लैटिट्यूड क्या है, यानी अक्षांश क्या है। दूसरा आपको पता होना चाहिए इसका देशांतर। तीसरा पता होना चाहिए इसकी टोपोग्राफी, जो उच्चावच है इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कहना गलत होगा, उच्चावच सही शब्द है इसके लिए, उच्चावच, टोपोग्राफी। तो आप उसकी इतना सब कुछ करने पे आप उसका 2 डायमेंशनल लोकेशन बताते हैं कि सर ये बात कर रहा है तातापानी का, और तातापानी में कुछ है, आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, जब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे, जियोथर्मल एनर्जी पढ़ेंगे, तो ये नाम आएगा। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। वस्तु अथवा स्थान की स्थिति बताए अक्षांश, देशांतर और उसके उच्चावच के हिसाब से, तो हम 2D स्थिति को प्राप्त करते हैं। 2D लोकेशन हमें मिलती है, 2 डायमेंशनल लोकेशन मिलती है। और यदि हम उसकी डायमेंशन बताने लगें, डायमेंशन का हिंदी तात्पर्य होता है वीमा। विम बार मत समझिएगा, वीमा होती है साइज, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, जो कुछ भी है। ये जब 4 चीजें हम बताएं तो फिर बात बनती है 3D की, यानी हमने उसका तीनों डायमेंशन बता दिया। और 5वीं चीज ये होती है बच्चों कि इसमें रियल टाइम हो। रियल टाइम का मतलब अभी अभी, तुरंत अभी वो कैसी स्थिति में है वो बात बतानी है आपको। समयबद्धता, इसको हिंदी में समयबद्धता कहते हैं बच्चों, समयबद्धता के साथ किसी वस्तु और स्थान के अक्षांश, देशांतर, उच्चावच और उसकी विमाओं को बताना ही क्या है, वैश्विक अवस्थापन है। कौन सी विधा है, वैश्विक अवस्थापन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों, किससे बताना है, ऐसे इसमें सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, तो सबसे ऊपर लिख लीजिए सैटेलाइट, हिंदी उपग्रह। अब जरा परिभाषा बनाते हैं हम लोग कि उपग्रह की सहायता से किसी वस्तु और स्थान के अक्षांश, देशांतर, उच्चावच और उसके डायमेंशन को, उसकी विमाओं को समयबद्धता के साथ बता देना ही वैश्विक अवस्थापन है। परिभाषा निकल गई, वही परिभाषा निकली बच्चों जो किताब में लिखी है। तो किताब में जो परिभाषाएं लिखी जाती हैं वो इसी तरह जोड़ के लिखी जाती हैं। और अगर आपको इसेंस पता हो जाए, जैसे घबराते क्यों हैं हम साइंस से, क्योंकि उसमें परिभाषाएं बड़े, उसमें शब्द हाई साउंडिंग, उसमें कॉन्सेप्ट हैं, और हम सोचते हैं अरे बाप रे क्या हो गया। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि वो सारे कॉन्सेप्ट ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हैं, उसी हाड़ मांस के पुतले के द्वारा। थोड़ा सोचने का नज़रिया अलग था, तरीका अलग था, बाकी तो ऊपर वाले ने सब कुछ वही दिया है। एनीवे, तो हम लोगों को परिभाषा समझ में आ गई कि वैश्विक अवस्थापन हम सैटेलाइट के माध्यम से करते हैं, किसी वस्तु या किसी स्थान के अभिष्ट लोकेशन की जानकारी करते हैं, उसके अक्षांश, देशांतर, उच्चावच और उसकी विमाओं के द्वारा, और वो भी समयबद्धता के साथ। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। विश्व में देखा जाए तो वैश्विक अवस्थापन, जो भी बड़े देश हैं जो स्पेस रिसर्च में आगे हैं, उनके पास अपना सबका सिस्टम है। जैसे सबसे पहला जो सिस्टम है वो है जीपीएस, इसका नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों, मैं अमेरिका की तारीफ इसीलिए करता हूं कि वो कुछ ऐसे काम कर देता है कि वो खुद अपने आप में परिभाषाएं बन जाती हैं। ये जीपीएस पोजीशनिंग, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है यूएसए का, वो सैटेलाइट नेविगेशन का पहला ऐसा उदाहरण है। इसका नाम वैसे नवस्टार है, लिख दे रहा हूं, नवस्टार, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सैटेलाइट का ग्रुप है।
जिससे जीपीएस किया जाता है बच्चों। नेवस्टार ये फर्स्ट है नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। 70 के जो लेट 70s था उसमें शुरू हुआ, ये शुरू तो हो गया 73 में, लेकिन बनते बनते ये अपनी जब सेवाएं देता था तो इसकी सेवाएं जो है वो पहले केवल मिलिट्री यूज के लिए होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में सिविलियन यूज के लिए भी, अपने नागरिकों के लिए भी ये सेवा देने लगा। तो पहला ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो यूएसए के पास है उसको नवस्टार या जीपीएस कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। आप अभी भी गूगल मैप जो आप देखते हैं या फिर ऊबर जो ड्राइवर्स होते हैं या आपके ओला के ड्राइवर्स होते हैं वो ये जीपीएस ही यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, भारत की स्थिति क्या है हम लोग आगे देखेंगे। जरा एक विषय प्रवेश हो जाए, आप समझ तो जाएं। इसके बाद जो रशिया है, रशिया का भी अपना सैटेलाइट सिस्टम है। डिटेल करेंगे हम लोग बाद में कितने सैटेलाइट हैं। रशिया का अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, वो है ग्लोनास। ग्लोनास और 2011 के आसपास ये भी एक्टिव हो गया। अपना चीन भी बना के रखा हुआ है, चीन का नेविगेशन सैटेलाइट है बीडू। यूरोपियन यूनियन, इनका नेविगेशन सैटेलाइट जो सिस्टम है उसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो। और भारत ने भी अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया है, लेकिन वो ग्लोबल पोजीशनिंग नहीं है, बताएंगे। उसका नाम है नाविक। नाविक ये है भारत का। नाविक का मतलब होता है सेलर। नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला, वो मलाह जो नाव से आपको इस पार से उस पार ले जाता है। हम लोग नाम रखने में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। काम भी हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट नाम हम लोग बहुत अच्छा रखते हैं। इसका फुल फॉर्म है बच्चों नेविगेशन विथ कॉन्स्टिलेशन। ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है नाविक। नेविगेशन विथ कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन जैसा मैंने बताया, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट यू रिक्वायर। कई सारे सैटेलाइट आपको चाहिए होते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम करने में। अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा जब हम लोग सीखेंगे कि कैसे ट्राइलेटरेशन क्या होता है और कैसे सैटेलाइट 3-4 सैटेलाइट चाहिए होते हैं 60 डिग्री के एंगल में पूरे ग्लोब को कवर करने के लिए। वो सारी बातें आगे होंगी। फिलहाल कुछ बेसिक्स आप जान लें। नेविगेशन विथ कॉन्स्टिलेशन, नाविक, ये डब्ल्यू है, मैं गलती से वी लिख दिया था, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप वी अगर लिखे हो तो इसको काट के डब्ल्यू कर दीजिएगा, ठीक है। नेविगेशन विथ कॉन्स्टिलेशन भारत का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, IRNSS, इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। रीजनल नेविगेशन और ग्लोबल नेविगेशन में अंतर क्या होता है मैं बताता हूं। अभी आप ये नोट करिए, नेविगेशन विथ कॉन्स्टिलेशन, और दिस नेम वाज गिवन बाय अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है बच्चों, और नरेंद्र मोदी साहब का दिया हुआ ये नाम है नेविगेशन विथ कॉन्स्टिलेशन, नाविक। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर मैं जीपीएस भी लिख देता हूँ, नेवस्टार, दैट इज ऑफ यूएसए। ठीक है बच्चों, हम लोग डिटेल में देखेंगे किसमें कितनी सैटेलाइट है। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें आगे, तो आगे चलते हैं। अब ज़रा इसके बारे में जान लें। जीपीएस होता क्या है बच्चों, परिभाषा से स्पष्ट हो गया होगा। इसके यूजेस क्या हैं, बहुत सारे यूजेस हैं।
पहले तो सबसे बड़ा यूज़ है कि अपने जो हमारे मित्र लोग हैं आसपास जो हॉस्टाइल कंडीशन क्रिएट करते हैं उनकी गतिविधियों पे हम ध्यान रख सकें। साथ ही साथ नेविगेशन सबसे बड़ा पार्ट है कि हम इधर उधर आना जाना चाहें तो नेविगेट कर सकें। ये सारी स्थितियाँ जब आपके हाथ में रहती हैं तो बाकी बहुत कुछ है जिससे आप जीपीएस से उसे कंट्रोल करते हो, जिसमें ट्रैफिक हो सकता है, रेलवे हो सकता है, आपका एयर ट्रैफिक हो सकता है। तो दीज ऑल थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग जीपीएस। ठीक है बच्चों, अब आइए ज़रा बात करते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो क्या हैं। तो जीपीएस हमें दो तरह की सेवाएं देता है बच्चों। जीपीएस हमें दो तरह की सेवाएं देता है। एक होता है पहले एक क्लासिफिकेशन ये देख लीजिए जीपीएस, या इसको ऐसे कह लीजिए कि उपग्रह नौगमन। ठीक है, उपग्रह नौगमन दो तरह का होता है। एक होता है वैश्विक नौगमन या अवस्थापन, दोनों उसको कह सकते हैं। एक है वैश्विक अवस्थापन और दूसरा है क्षेत्रीय अवस्थापन। ठीक है बच्चों, एक है वैश्विक अवस्थापन और एक है क्षेत्रीय अवस्थापन। वैश्विक अवस्थापन से तात्पर्य यह है कि आपके पास इतने पर्याप्त सैटेलाइट के कॉन्स्टिलेशंस हैं, उनके ग्रुप हैं कि आप पूरे ग्लोब को, उसके हर कोने को आप नेविगेट कर सकते हो, यानी हर कोने को आप देख सकते हो। और लगभग 18 से 36 सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36 सैटेलाइट। इतने सैटेलाइट चाहिए होते हैं अगर आप 100% ग्लोबल होना चाहते हो तो। ठीक है बच्चों, ये बात समझ लीजिए। 18 से 36 सैटेलाइट आपको चाहिए वैश्विक अवस्थापन के लिए, जबकि क्षेत्रीय अवस्थापन के लिए ये डिपेंड करता है क्षेत्र कितना है, कम से कम 4 सैटेलाइट चाहिए होते हैं। ठीक है, 4 सैटेलाइट इफ यू आर हैविंग, तो आप इस पूरी पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री के एंगल का जो एरिया होगा, इसको आप 4 सैटेलाइट से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 24 सैटेलाइट आपको चाहिए पूरी पृथ्वी को कवर करने में। हम लोग ट्राइलेटरेशन जब पढ़ेंगे तब ये आपको और क्लियर होगा। ठीक है, 4 सैटेलाइट कम से कम चाहिए आपको क्षेत्रीय अवस्थापन के लिए। वैश्विक अवस्थापन का उदाहरण हमारा जीपीएस है, अमेरिका वाला, ग्लोनास है, बेडू है, गैलीलियो। ये सारे के सारे ग्लोबल पोजीशनिंग देते हैं। और जो रीजनल पोजीशनिंग में हमारा जो है IRNSS। अब इससे ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि ये रीजनल पोजीशनिंग और ग्लोबल पोजीशनिंग में ग्लोबल पोजीशनिंग वाला अच्छा है। इस बात के लिए अच्छा है कि वो ग्लोबल लेवल पे कवरेज देता है, लेकिन उसके कवरेज या उसके रिजोल्यूशन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हम कहीं से कम नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक परिचय था कि उपग्रह नौगमन कितने प्रकार का होता है। दूसरा है बच्चों कि उपग्रह नौगमन किस तरह की सेवाएं देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की सेवाएं देता है, एक होता है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग, मानक अवस्थापन। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग, मानक अवस्थापन। और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन।
रेस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग और स्टैंडर्ड पोजीशनिंग। रेस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग इसको ये रेस्ट्रिक्टेड है, एक्चुअली इसको प्रिसाइज पोजीशनिंग भी कहते हैं, प्रिसाइज पोजीशनिंग। ठीक है बच्चों, और ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, ये मिलिट्री यूज के लिए है, इट इज फॉर मिलिट्री यूज। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग या प्रिसाइज पोजीशनिंग इट इज फॉर मिलिट्री यूज, और ये एनक्रिप्टेड होता है, 2 फ्रीक्वेंसी पे आधारित होता है, तो इट इज डबल फ्रीक्वेंसी बेस्ड, डबल फ्रीक्वेंसी बेस्ड, और साथ में साथ एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब है बच्चों, उसकी हिंदी है कूटबद्ध। कूटबद्ध, कूटबद्ध इसलिए होता है कि अगर जो सूचनाएं कहीं लीक हो जाए तो प्लानिंग को समझ सकते हैं। मिलिट्री आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, दूसरे देश इसका दुरुपयोग न करें, तो कूटबद्ध होता है दोहरी आवृत्ति पर आधारित सूचना होती है, और मिलिट्री यूज, डिफेंस यूज, सुरक्षा के लिए कौन सी पोजीशनिंग होती है? प्रिसाइज पोजीशनिंग। प्रिसाइज पोजीशनिंग हिंदी में कहते हैं परिशुद्ध अवस्थापन। आपने सुना होगा समाचार में कि ड्रोन अटैक हुआ है, अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया। तो ड्रोन अटैक करने के लिए आपके पास जो पोजीशनिंग होनी चाहिए वो सेंटीमीटर तक के जो है, कुछ सेंटीमीटर तक के शुद्धता के साथ होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो अटैक करें, आप दूसरे घर पे ड्रोन जाके चला जाए और जिसको मारना था उसे न मार पाए, किसी और को ठोक दे। तो परिशुद्ध अवस्थापन जो होता है बच्चों, वो डबल फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है और इनक्रिप्टेड होता है, ताकि उसको कोई डिक्रिप्ट ना कर पाए, कोई और उसके कूट को समझ न ले और उसका दुरुपयोग कर दे। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग होती है, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग इसको हिंदी में मानक अवस्थापन कहते हैं, मानक अवस्थापन। और ये नागरिकों के लिए होता है, फॉर सिविलियन यूज, जो हम आप देखते हैं, मैप यूज करते हैं नागरिकों के लिए, ये सिविलियन यूज के लिए होता है। सिंगल फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है, एक एकल आवृत्ति आधारित, और साथ में ये डिक्रिप्टेड होता है, कूटबद्ध नहीं होता। ठीक है बच्चों, कूटबद्धता इसमें नहीं होती। तो ये है हमारा जो है 2 उपग्रह अवस्थापन जो है उसके 2 तरीके हैं या 2 टाइप्स हैं। और अगर देखा जाए इनका, अगर हम जो प्रिसीजन है, तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग 10 से 15 मीटर तक की परिशुद्धता से हमें बताता है, पोजीशनिंग देता है। और जो परिशुद्ध अवस्थापन है बच्चों, वो यहां मैं लिख देता हूं 0.2 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर की परिशुद्धता से हमें अवस्थापन देता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पसीना हो रहा है मुझे। लॉकडाउन ने बहुत सारी समस्याएं खड़ी की हैं, उसमें से एक ये है जिसको मैं आपके सामने झेल रहा हूँ। मेरी शर्ट भीग रही है, पंखा चला नहीं सकता, आवाज़ गड़बड़ होगी, और एसी मैं लगवा नहीं पाया था, जल्दी जल्दी शिफ्ट हुआ था, तो
गर्मी का आनंद उठाते हुए आपसे बातचीत हो रही है। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपने समझ लिया होगा। उपग्रह नवगमन के दो तरीके हैं, दो टाइप की ये सेवाएं देते हैं। एक है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग, जिसे मानक अवस्थापन कहते हैं, जो आम नागरिकों के लिए है, एकल आवृत्ति आधारित और बिना कूटबद्ध हुए ये सूचनाएं होती हैं, जो हम आप यूज़ करते हैं, जिसको आप गूगल मैप के थ्रू कहीं आने जाने में आप जो रास्ता देखते हैं, जाम है कि नहीं, ट्रैफिक है कि नहीं, ये सारी जो आप जानकारी लेते हैं वो सारी स्टैंडर्ड पोजीशनिंग से या मानक अवस्थापन से लेते हैं। साथ ही साथ रेस्ट्रिक्टेड जो पोजीशनिंग होती है या प्रिसाइज पोजीशनिंग, वो मिलिट्री यूज़ के लिए होती है, डिफेंस के लिए होती है। और परिशुद्धता आप देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब आप माथे पे गोली मारनी है कि सीने पे गोली मारनी है, इतने को आप डिसाइड कर सकते हैं सैटेलाइट से। सो दिस काइंड ऑफ प्रिसीजन इट इज़ गोइंग टू गिव यू परिशुद्ध अवस्थापन। और ये मिलिट्री यूज़ के लिए होता है, इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड इसलिए हो पाता है कि ये डबल फ्रिक्वेंसी पे मॉडुलेट करके इसकी जो है सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो ये डबल फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन, इस आप परेशान मत होइएगा, इसके लिए टेक्निकल शब्द है, बस आप इतना समझिए इसके कारण ये एनक्रिप्टेड हो जाता है, कूटबद्ध हो जाता है, तो उसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाता। सो दिस इज व्हाट ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, दो तरह की सेवाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए ज़रा बात करते हैं हम लोग ट्राइलेटरेशन की, जिससे हमें ग्लोबल पोजीशनिंग जिससे हम कर पाते हैं। आपको पता है बच्चों कि सैटेलाइट से आप ग्लोबल पोजीशनिंग करते हैं, उसमें एक विधा होती है, प्रिंसिपल्स हैं जो, जिनको ट्राइलेटरेशन कहते हैं। बेसिकली ट्राइलेटरेशन में करते क्या है कि हम कुछ उपग्रह के उपयोग से जो रिसीवर है उसकी दूरी ज्ञात करते हैं। दूरी कैसे ज्ञात करते होंगे? उस उपग्रह में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे, तरंगे होंगी, उनको हम रिसीवर तक भेजते हैं, रिसीवर से उपग्रह तक आती हैं, आने जाने में लगा समय, उससे वो हम डिस्टेंस निकालते हैं। ये मोटी मोटी बात हो गई बच्चों। अब एग्जैक्ट उसमें ट्राइलेटरेशन अगर आपको मैं समझाऊं तो शायद न समझें, इसलिए चलिए आइए लेमैन लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। अब एक ये स्थान है, ठीक है, इस स्थान का पोजीशन पता करना है तो आप क्या करोगे? आप एक उपग्रह से पूछोगे कि भाई बता दे कहां है ये उपग्रह यहां लटका हुआ है। ये कहेगा ये मेरे से 1500 किलोमीटर दूर है। आप कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है, तूने तो तुरंत बता दिया, सैटेलाइट नंबर 1। ध्यान दीजिएगा बच्चा, कहेगा हाँ ये मेरे से 1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है। कहोगे ये क्या बकवास है, मतलब ये 1500 किलोमीटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आकाश में कहीं भी हो सकता है, तो ये तो पागल बनाने वाली बात हुई। फिर कहोगे इसका इलाज कर दूसरे उपग्रह से पूछो वो क्या कहता है। दूसरा उपग्रह है यहाँ पे, वो कहता है भाई ये मेरे से 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। आप कहोगे यार अच्छी बात है, 1200 किलोमीटर दूर स्थित है, तो क्या स्थिति होगी इसकी? तो ये कहेगा कि ये 1200 किलोमीटर दूर स्थित है, मेरा जो रेंज है उसमें ये 1200 किलोमीटर दूर स्थित है और ये कहीं भी हो सकता है इस 1200 किलोमीटर में। तो तुम कहोगे यार उपग्रह एक से जब मैंने पूछा तो उसने कहा था ये 1500 किलोमीटर दूर है मेरे से, तुम कह रहे हो 1200 किलोमीटर दूर है, मेरे रेंज में कहीं भी हो सकता है। तो ये कहेगा ओ ऐसा है, तो मेरे से 1200 किलोमीटर दूर इसका जो रेंज है, जो कट हो रहा है पार्ट, वहां दो स्थान है, इन दोनों स्थान पे वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये स्थान ए और ये बी, यानी जैसे ही आपने दो उपग्रह से जानकारी लेनी शुरू की, दोनों उपग्रह ने क्लियर कट दो स्थान बताए कि ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है।
एक तो पागल बना रहा था कि ये पूरा इसमें ढूंढ लो आप, तो ढूंढो या तो। फिर आपने दूसरे से कहा तो इसने कहा कि ये 2 स्थान है जहां ये हो सकता है। फिर आप कहो यार ये तो फिर वही बात हो गई कि आप 2 स्थान बता रहे हो, हमें ड्रोन अटैक करना है, हम अटैक कैसे करेंगे? तो कहता है तीसरे वाले से पूछो। ऊपर आपने कॉन्स्टिलेशन बना रखे हैं, तीसरा वाला यहां बैठा हुआ है, इससे पूछते हो। ये मैं 1200-1500 लिख रहा हूँ, ये सारे मीडियम अर्थ ऑर्बिट या हायर अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, मैंने उदाहरण के लिए ले लिया, ये मे बी 2000 हो, ठीक है। तो समझने के लिए देख लो, कोई डिस्टेंस हो सकती है, ये टेक्निकली ये गलत डिस्टेंस है, से x किलोमीटर एंड दिस इज y किलोमीटर। तीसरे वाले से पूछते हो तो ये कहता है हाँ हाँ मैं देख रहा हूं इसको, ये मेरे से z किलोमीटर दूर है। तो आपने कहा अच्छा z किलोमीटर दूर है, तो z किलोमीटर में कहीं भी हो सकता है सर। फिर आपने कहा नहीं यार, 2 जो मेरे सैटेलाइट हैं वो बता रहे हैं कि इसकी पोजीशन इस सैटेलाइट से यहाँ, इस सैटेलाइट से x और y किलोमीटर है, तो क्या होगी? कहा तब तो इन दोनों के जो रेंज है उसको मैं एक कॉमन पॉइंट पे क्रॉस कर रहा हूं, पक्का वही होगा। यस, ये पता चल जाता है जैसे ही आप तीसरा सैटेलाइट यूज करते हो और पता चल जाता है कि ये पोजीशन ए परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, हम लोग ट्राइलेटरेशन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बोर्ड में कहीं जा रहा हो ये सिर्फ इतने पे ध्यान दीजिएगा। 3 सैटेलाइट से आपको ये पता चल गया कि ये अक्षांश और देशांतर क्या है। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको उसका 3D इमेज नहीं पता चला और आपको मारना है ड्रोन अटैक करना है। दैट मीन्स यू नीड रेस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग। तो आप क्या करोगे, एक चौथा सैटेलाइट आप यूज करते हो, 4th सैटेलाइट, और इससे पूछते हो कि ये साइज क्या है। तो जो चौथी सैटेलाइट होती है बच्चों, वो बताती है 3D इमेज। और ये जो प्रक्रिया होती है 4 सैटेलाइट को यूज करके 3D इमेज बताने की पोजीशन के साथ, कही जाती है ट्राइलेटरेशन। ठीक है बच्चों, ट्राइलेटरेशन समझ में आया? यानी बाय यूजिंग 3 सैटेलाइट। और सैटेलाइट कैसे बताएगा अपना डिस्टेंस? वो कोई ना कोई रिसीवर, इस रिसीवर के पास कुछ भेजेगा, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वापस आएगा, उसके हिसाब से वो डिस्टेंस बताता है। ये प्रक्रिया होती है ट्राइलेटरेशन। और 3D इमेज के लिए यू रिक्वायर 4 सैटेलाइट्स। ठीक है बच्चों, 4 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। ये समझ में आ गया? इसका जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, 3 सैटेलाइट आपको 2D इमेज देते हैं और चौथी सैटेलाइट आप यूज करते हैं तो आपको 3D इमेज मिल जाती है। लेकिन एक चीज लैग कर रहे हैं आप अभी भी, वो ये है समयबद्धता, रियल टाइम डेटा, रियल टाइम समयबद्धता। और समयबद्धता को इंश्योर करने के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इट इज जो मैं बताने जा रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सैटेलाइट विच इज एंगेज्ड इन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो है घड़ी। इनके पास घड़ी होनी चाहिए, तभी तो ये समय देख के बताएंगे इस समय यहाँ है। आर यू गेटिंग? तो इनके पास कौन सी घड़ी होनी चाहिए? इनके पास होनी चाहिए एटॉमिक वॉच। एटॉमिक वॉच। इनके पास परमाणु घड़ी होनी चाहिए, परमाणु घड़ी। और ऑन बोर्ड जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होते हैं उनमें ये परमाणु घड़ी होती हैं, जो कि समयबद्धता का ध्यान रखती हैं, जो एग्जैक्ट टाइम बताती हैं इतने समय पे ये वस्तु यहाँ थी, बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग। ठीक है, एवरीथिंग इज मूविंग बट इट इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। आर यू गेटिंग? आप एक जगह तो रहते नहीं हो, आप इधर उधर जा रहे होते हो, आ रहे होते हो, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में
क्वाइट स्टेशनरी चीज़ें होती हैं और उसमें समयबद्धता के लिए ज़रूरी होती है परमाणु घड़ी। और अगर परमाणु घड़ी आपकी ख़राब हो जाती है सैटेलाइट की तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। और ऐसा भारत के साथ हुआ है, इसलिए मैं स्पेशली इसको बता रहा हूँ, परमाणु घड़ी। ठीक है बच्चों, तो आइए ये हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर इसके आगे बात करें। सैटेलाइट नेविगेशन, ठीक है बच्चों। अब जरा एक चित्र मैं बनाऊंगा कि कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है कितने क्षेत्र को नेविगेट करने के लिए। ट्राइलेटरेशन समझ गए आप लोग? 3 उपग्रह का प्रयोग करके किसी वस्तु या स्थान की स्थिति को जानना ट्राइलेटरेशन कहलाता है। और चौथे सैटेलाइट से उसकी आप 3D इमेजिंग करते हो। 3 सैटेलाइट से आप 2D इमेज ही बना पाते हो। ठीक है, ये चित्र है पृथ्वी का, मान लीजिए, और पूरी एंगल है 360 डिग्री और ये 60 डिग्री का एंगल है, यानी 60 डिग्री के आपको 6 पार्ट मिलेंगे। इस पार्ट को किसी भी जीपीएस सिस्टम में बदलने के लिए, मतलब यहां अगर आप जीपीएस सिस्टम इतने क्षेत्र के लिए चाहिए तो आपको कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए होंगे 2D इमेज के लिए और चौथी सैटेलाइट चाहिए होगी 3D इमेज के लिए। तो 3 सैटेलाइट यू रिक्वायर फॉर 2D इमेजिंग एंड 4th वन फॉर 3D इमेजिंग। इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, चित्र ध्यान रहेगा तो चीजें ध्यान रहेंगी। ये 3 जरूरी होंगी इस 60 डिग्री के इस पूरे एरिया की बात मैं कर रहा हूं। ये 3 सैटेलाइट 2D इमेज और 1 सैटेलाइट फॉर 3D इमेज। यानी आपने क्या किया, ये पूरा ग्लोब है, दिस इज ग्लोब, और ग्लोब के एक रीजन को आपने वो किया है, नेविगेट किया है या उसकी पोजीशनिंग पता की है। तो पूरे ग्लोब को अगर आपको सैटेलाइट से नेविगेट करना हो तो कितने सैटेलाइट आपको कम से कम चाहिए? 4 × 6, दैट बिकम्स 24। ठीक है, 24 दैट इंक्लूड 3D। 3D नहीं चाहिए तो आप घटा सकते हैं, 6 घटा दीजिएगा, लेकिन आपको 3D चाहिए प्रिसाइज लोकेशन के लिए। तो 24 कम से कम सैटेलाइट चाहिए पूरे ग्लोब की जीपीएस के लिए, ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए। और अगर आपके पास 24 कॉन्स्टिलेशन नहीं है तो आप एक पर्टिकुलर रीजन, ये क्या होगा, ये एक क्षेत्र होगा इसका, तो इस रीजन की पोजीशनिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 7 ही सैटेलाइट है, 7 सैटेलाइट्स, तो आप क्या कर रहे हो, यहां पे आपने एक रीजन को चुन लिया है कि भाई इतने रीजन को हम ग्लोबल पोजीशन करेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग रीजनल पोजीशनिंग या क्षेत्रीय अवस्थापन। क्षेत्रीय अवस्थापन, क्षेत्रीय अवस्थापन के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए होंगे 60 डिग्री के एरिया को कवर करने के लिए। उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा। क्षेत्रीय अवस्थापन में सैटेलाइट की संख्या कम होती है। ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए एटलीस्ट 24 सैटेलाइट चाहिए होते हैं, इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, ये बात, इसको आप नोट कर लीजिए। क्षेत्रीय अवस्थापन, रीजनल लेवल पोजीशनिंग और ग्लोबल लेवल पोजीशनिंग। पूरे ग्लोब के लिए 24 सैटेलाइट, और अगर आपको एक क्षेत्र विशेष को देखना है तो कम से कम 4 सैटेलाइट। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब यहां पे एक और आंकड़े आपके सामने मैं रख देता हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। जो विश्व के जीपीएस है उनमें कितने सैटेलाइट हैं। तो पहला है जीपीएस नवस्टार, 32 सैटेलाइट, 32 सैटेलाइट्स।
नेवस्टार दैट हैज़ 32 सैटेलाइट। अब बताइए ग्लोबल पोजीशनिंग करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। ग्लोनास, ग्लोनास के पास है 31 सैटेलाइट। उसके बाद है बच्चों गैलीलियो, गैलीलियो के पास है 30 सैटेलाइट। और अपना बीडू, बीडू चीन वाला, इसके पास 35 सैटेलाइट है। और ये सारे क्या करते हैं? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम करते हैं। और भारत का क्या है? IRNSS, इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और हमारे पास अभी 7 कॉन्स्टिलेशन है, 7 सैटेलाइट हैं, जिससे भारत और भारत के आसपास 1500 किलोमीटर के क्षेत्र, कम नहीं है ये, 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में हम बहुत अच्छे से पोजीशनिंग करते हैं। इसकी चर्चा तो हम लोग अभी, इसमें कहानी भी है बच्चों, बहुत ज़बरदस्त कहानी है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। IRNSS में 7 नेविगेशन सैटेलाइट हैं और बाकी में जितने नेविगेशन सैटेलाइट हैं, नवस्टार 32, ग्लोनास 31, गैलीलियो 30, बीडू 35, इतने सैटेलाइट की आवश्यकता है और ये यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली जो सैटेलाइट हैं वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ज़्यादातर सैटेलाइट होते हैं, लेकिन भारत थोड़ा सा अलग है। हमारे सैटेलाइट हायर अर्थ ऑर्बिट में हैं। 4 जो है जियो सिंक्रोनस कक्षा में और 3 जियो स्टेशनरी कक्षा में। इसको भी लिखना चाहें लिख लें। ये बाकी इन सब के मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है, बट इंडिया का जो है सैटेलाइट, इंडियाज सैटेलाइट 4 जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस का मतलब भूतुल्यकालिक कक्षा, और 3 जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी 3 जो है जियो स्टेशनरी कक्षा में है, 4 भूतुल्यकालिक कक्षा में है और 3 भूस्थैतिक कक्षा में है। टोटल हो गए 7 सैटेलाइट। ये भारत की स्थिति है। बाकी सबके जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है। हम लोग जब एक एक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे बच्चों। ये तो बात हुई हमारी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हम करते कैसे हैं, और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में ट्राइलैटरेशन और एक परिचय, बाकी जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हैं उनमें सैटेलाइट्स की संख्या। और अगर आप इसमें एक चीज़ और नोट, या बाद में देख लेंगे इसको, कि इनका प्रिसीजन क्या है, सबसे अच्छा कौन सा है। तो सबसे अच्छा तो अब भारत का ही है बच्चों। अलग की बात है, हमारे पास GPS नहीं है, ग्लोबल पोजीशनिंग नहीं है, बट रीजनल पोजीशनिंग में हमारी पोजीशनिंग का जवाब नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन है वो हम विश्व के जो पुरोधा लोग हैं उनसे हम अब आंख से आंख मिला के बात करते हैं। ठीक है, आगे एक और चीज़ समझिएगा कि जो सेगमेंट्स होते हैं, अगर आपको GPS करना है, ग्लोबल पोजीशनिंग करनी है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने सेगमेंट होते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, जो सैटेलाइट होता है बच्चों उसको हम स्पेस सेगमेंट कहते हैं। स्पेस सेगमेंट, अंतरिक्ष अवयव। ये क्या है? ये जो भी उपग्रह है और उपग्रह में जो ऑन बोर्ड फैसिलिटी है वो सारे स्पेस सेगमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला होता है कंट्रोल सेगमेंट, जो पृथ्वी पे होगा। कंट्रोल सेगमेंट, जो मुख्य कंट्रोल सेगमेंट है वो बायालालू लिख दे रहा हूं यहां पे,
बयालालू, इट इज़ इन बेंगलोर। और इसके साथ जो कंट्रोल सेगमेंट है मेन ये है, उसके बाद कई सारे रीजनल स्टेशंस हैं, रीजनल सेंटर्स जो कंट्रोल सेगमेंट हैं, जो क्या करते हैं बच्चों, यहां से जो भी सूचना आती है उसको प्रोसेस करते हैं और इस उपग्रह से जुड़े होते हैं। और तीसरा जो सेगमेंट होता है वो यूजर सेगमेंट है, जैसे कि हम सभी, यूजर सेगमेंट आम जनता, यूजर सेगमेंट हम सभी। तो क्या होता है कि ये यूजर सेगमेंट बनने के लिए आपको ऐसे ही नहीं, आप जैसे खड़े हैं तो आपको बता देगा, एक कंपिटेंट रिसीवर होना चाहिए। मतलब आपके पास ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो सिग्नल्स को रिसीव कर ले। ऐसा नहीं है कि आप खड़े हैं और आपकी पोजीशनिंग ये बता देगी। तो एटलीस्ट यू रिक्वायर कंपिटेंट डिवाइस। अगर आपको सूचना चाहिए तो, आपको सूचना चाहिए तो ऐसा मतलब, ठीक है, जिसको पोजीशनिंग आपकी देखनी वो तो देख लेगा, उस स्थान की देख लेगा, लेकिन अगर आपको सूचना चाहिए तो यू मस्ट बी अ कंपिटेंट रिसीवर। तो आपको एक रिसीवर होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए जिससे आप देख सकें। अब क्या होता है कि आपको अगर मान लीजिए कोई कोई मार्ग देखना है, उसमें ट्रैफिक देखना है, तो आप जब सर्च करते हैं तो ये सर्च कुछ ऐसी साइकिल चलती है। टू वे साइकिल होती है बच्चों, जिससे जो परिष्कृत इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जाती है। कहने का मतलब सैटेलाइट देखता है, पोजीशन करता है, कंट्रोल सिस्टम सैटेलाइट को कंट्रोल करता है और फिर सैटेलाइट आपको सूचना दे देता है। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये इस जो भी सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन है उन सारे सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को इंश्योर करता है और आप इन सैटेलाइट से सूचनाएं लेते हो। तो इस ये सेगमेंट हैं जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए, जो वैश्विक जो सैटेलाइट जीपीएस है उसका एक छोटा सा इतिहास हमारे पास होना चाहिए। प्रश्न आ सकता है इसलिए जानना जरूरी है। और पहला है जीपीएस, जीपीएस या फिर नावस्टार। फर्स्ट वन इज जीपीएस नावस्टार। आपको पता चल गया इसमें 32 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है बच्चों, और यूएसए का है। ये 1978 में शुरू हुआ था। 1978, 1973 में कंसेप्चुअलाइज हुआ था और 1978 में शुरू हो गया था। और पहले ये रिस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग देता था। अर्लियर ये जो देता था रिस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग या परिशुद्ध अवस्थापन देता था, परिशुद्ध अवस्थापन। मिलिट्री यूज के लिए। ठीक है बच्चों, 1978 से 1994 तक ये मिलिट्री यूज के लिए ही परिशुद्ध अवस्थापन देता था, लेकिन 1994 में वहां की सरकार ने इसे जनरल पब्लिक के लिए मतलब आम जनता के लिए, जनता के उपयोग हेतु खोल दिया। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इट इज ऑफ यूएसए और आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया है। और ये ऑपरेशनल है 32 सैटेलाइट के साथ। गूगल अर्थ या फिर उबर, ओला, ये इन्हीं का प्रयोग करते हैं। ये था जीपीएस, एक छोटा सा इतिहास। नवस्टार, उसके बाद है अगला ग्लोनास। ग्लोनास, ग्लोनास बच्चों रशिया का ये
वैश्विक अवस्थापन सिस्टम है रशिया का, और कंसेप्चुअलाइज ये 1970 में ही हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। 1970, क्योंकि आपने स्पेस रिसर्च में देखा है कि अमेरिका और रशिया दोनों कंधे से कंधा मिला करके होड़ में लगे हुए थे। कंधे से कंधा मिला करके कहना गलत होगा, एक दूसरे को पीछे करने के लिए होड़ में लगे हुए थे। और 1970 से शुरू हुआ था, कंसेप्चुअलाइज हुआ था, लेकिन 2011 में आकर के ये ऑपरेशनल हुआ। ठीक है बच्चों, 2011 में आके फुली ऑपरेशनल हुआ। और इसमें कितने सैटेलाइट हैं? 31 सैटेलाइट्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अगला है बच्चों गैलीलियो। नेक्स्ट वन इज गैलीलियो। गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का जीपीएस सैटेलाइट है बच्चों, ठीक है। और इसमें 30 सैटेलाइट का 30 सैटेलाइट्स के कॉन्स्टिलेशन है। और अभी ये ऑपरेशनल पूरी तरह से नहीं है, बट यस 2020 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा, याद रखिएगा। इट इज़ नाउ वर्किंग। और ये ऐसा सिस्टम था, इट वॉज ओनली फॉर सिटीजन्स यूज, ओनली फॉर सिटीजन्स यूज। ये केवल आम जनता के उपयोग के लिए है, कोई मिलिट्री यूज नहीं है, इसका स्पेशलिटी ये है। ठीक है बच्चों, बाकी मिलिट्री यूज और सिटीजन यूज दोनों के लिए है, लेकिन जो गैलीलियो है वो केवल और केवल आम जनता के उपयोग के लिए है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है कंपास। चीन के दो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, एक है कंपास चाइना, एक है कंपास और दूसरा है बेड्यू। ठीक है बच्चों, और आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंपास का एक्सटेंडेड वर्जन बेड्यू नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कंपास और बेड्यू, और इसमें 35, बेड्यू में 35 सैटेलाइट है। ठीक है बच्चों, 35 सैटेलाइट्स हैं। बाकी जो भी अभी तक आपने सैटेलाइट सिस्टम देखा जीपीएस के लिए, उसमें सबने अपने सैटेलाइट्स मीडियम अर्थ ऑर्बिट में एस्टैब्लिश किए हैं, लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास। तो लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास बाकी ने मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रखे हैं। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने अपनी सैटेलाइट के कॉन्स्टेलेशन को मीडियम अर्थ ऑर्बिट से लेके हायर अर्थ ऑर्बिट तक रखा हुआ है, और भारत ने तो हायर अर्थ ऑर्बिट का ही उपयोग किया है। ठीक है बच्चों, तो चाइना ने इसको, अगर हम 35 सैटेलाइट को देखें तो इसमें से चाइना ने 5 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और 27 मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है इन्होंने सैटेलाइट। और ये मिलिट्री प्लस सिटीजन दोनों यूज के लिए है, मिलिट्री प्लस सिटीजन, सुरक्षा एवं आम जनता के उपयोग के लिए। ठीक है बच्चों, ये है चाइना। और फिर आता है अपना इंडिया। IRNSS फील प्राइड। IRNSS 7 सैटेलाइट के कॉन्स्टिलेशन है बच्चों, 7 सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, जिसमें 4 जियो सिंक्रोनस यानी भूतुल्यकाली कक्षा और 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी
भूस्थैतिक कक्षा। हमारा IRNSS जो कि क्षेत्रीय अवस्थापन, रीजनल, जो कि क्षेत्रीय अवस्थापन के लिए बनाया गया है फिलहाल, राइट नाउ। 7 सैटेलाइट के कॉन्स्टेलेशन हैं जो भारत और भारत के आसपास 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। और ये सैटेलाइट जो हम लोगों ने बनाया 2007 में कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था और बनते बनते 2013-14 हो गया था। 2012 तक बनना था इसको, लेकिन कुछ टेक्निकल स्नैग्स आए, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में। उसको दूर करते करते ये सैटेलाइट बना 2013-14 तक, और चीज़ें चल रही हैं अभी भी। ये सैटेलाइट हम लोगों को बनाने के लिए जो प्रेरणा मिली, जो आवश्यकता महसूस हुई बच्चों, उसके पीछे एक कहानी है वे बैक इन 1999। बहुत दूर की बात नहीं है, 1999 में हुआ क्या था। ये जो हमारा मुल्क है पड़ोसी पाकिस्तान, बहुत ही अच्छा मुल्क है। हमें अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करने के लिए समय समय पे अपने लोगों को यहाँ भेज करके हमारी परीक्षा लेता रहता है, टेस्ट लेता रहता है रियल टाइम डेटा में, तो हम तैयार होते रहते हैं। तो 1999 में कारगिल में घुसपैठ कर लिए थे इनके लोगों ने, और कारगिल में जब घुसपैठ हुई थी तो कारगिल का जो टेरेन है वो आपको पता है, हिमालय, और बहुत ही इनफॉर्मिडेबल टेरेन जहाँ पे आना जाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोगों ने अंकल सैम से रिक्वेस्ट की। अंकल सैम का मतलब जीपीएस वाले। ये जीपीएस वाले अंकल सैम पहले हम लोगों को तवज्जो नहीं देते थे। यूएसए इनसे कहा कि अगर आप कुछ लीड दे दें, कुछ पोजीशनिंग बता दें, तो हम अपना काम तमाम कर लेंगे, इनको ठोक बजा के भेज देंगे वापस या मार देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे, तुम अपना तुम क्यों नहीं कर लेते। बच्चों बात लग गई, और फिर बैकग्राउंड पे म्यूजिक शुरू हो गया कि हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से हम करें राष्ट्र का वंदन। जब कभी देश पे संकट आया है बच्चों, तो यहाँ के मनीषियों ने आगे बढ़ के उसे कंधे पे उठा लिया है और फेंक आए हैं हिंद महासागर में। तो ऐसा हुआ 1999 में। यद्यपि हमें जीपीएस की आवश्यकता बहुत पहले से थी, ऐसा था कि हम अपने स्पेस रिसर्च में ये करेंगे, लेकिन फंड नहीं थे, मामला नहीं बन रहा था, पैसे वैसे कम थे, तो रुकता जा रहा था ये रिसर्च। लेकिन 99 में लगा कि नहीं भाई, इसकी तो आवश्यकता है, और हम लग गए। और आज ये कहते हुए बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 7 ऐसे कॉन्स्टेलेशन हैं जो विश्व के, जो अपने को लगाने वाले थे ना, ये क्या नाम है इनका, अब ये सुधर गए हैं, काफ़ी सुधर गए हैं, इनसे अच्छा हम ग्लोबल पोजीशनिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी कहानी के साथ अगली क्लास में मैं जो है वादा करता हूँ, ये IRNSS को डिटेल में हम लोग देखेंगे। ऑन बोर्ड क्या क्या उसमें यंत्र हैं, कौन से टेक्नोलॉजिकल स्नैग आए, और साथ ही हमारे पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम होने के क्या मायने हैं, जहाँ से यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम होने से जो भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं अपने नेबरिंग कंट्री से, या अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, टेररिस्ट एक्टिविटी से बचने के लिए, ये सारे जो उपलब्धियां हैं वो हमें ग्लोबल पोजीशनिंग प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग अगली क्लास में चलेंगे, देखेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।